लोग, आज हम आपका क्लास 10 का पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पीवाईक्यू से बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर में क्वेश्चंस आने कैसे वाले हैं, तो आप प्रिपेयर कर पाओगे। जितने भी अभी 2-4 दिन बचे हैं, अगर बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सोशल साइंस बिल्कुल टच भी ना किया हो, तो अगर वो पीवाईक्यूज भी अच्छे से करके चले जाते हैं, तो इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पेपर में आते हैं। और जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है कि अगर ये भी कर लिया तो उनके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता उन्हें, कि उन्होंने ये भी कर लिया और नॉर्मली उन्होंने पूरी बुक्स भी पढ़ ली, पूरा सिलेबस कर लिया, तो उनके 90 प्लस आराम से आ सकते हैं नंबर। ठीक, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से ईयर का पेपर है। तो ये आपका 2025 का पेपर है। ठीक है, आपका पेपर है 2025। हाँ, 2025 का पेपर 3 आवर्स का होगा। 80 मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें। नॉर्मली पहले जो आपका पेपर आता था वो सारा मिक्स में आता था, मतलब आपकी पोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, वो सब मिक्स में आता था। अब आपका इस साल से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है कि आपका ये आएगा कि 20 का इको, 20 का ये, और बिल्कुल बाइफरकेशन के साथ आ रहा है। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लेकिन अब आपको ये नहीं सोचना कि मैम पैटर्न चेंज है तो क्यों हम ये करें। पैटर्न चेंज है लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो थोड़ी ना चेंज हो जाते हैं। टॉपिक्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। इसीलिए आपके टॉपिक्स चेंज नहीं है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से देख लो। सिर्फ पैटर्न अलग है, और पैटर्न की आप टेंशन मत लेना। मैं आपको सैम्पल पेपर भी कराऊंगी जो सीबीएसई से आया है, डायरेक्टली आपके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से आया हुआ है, तो मैं वो भी कराऊंगी। ठीक, चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे यूनिफाई किया गया था इटली को इन 1866 में। तो कौन सा इनमें से रीजन है? क्या वो सर्डिना पिडमोंट है, वेनेजिया है, सिसिली है, या पेपल स्टेट है? तो इसमें आप पहले सोचो कि क्या होना चाहिए आंसर। वीडियो रोको, आपको आंसर भी ऐसे करना है, वीडियो रोकना है, फिर खुद से ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या अपने माइंड में भी देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो बाकियों को भी पता चलेगा कि हाँ, आपने ट्राई किया है। ठीक है, बाकियों को भी मोटिवेशन मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है? विना टिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग रीजन ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द पीपल। कि माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जब यूरोप से अमेरिका लोग गए थे, उसमें उसका रीजन क्या था? ठीक है, रीजन पूछा उसने। क्या पॉवर्टी एंड हंगर था, क्या स्लेव्स फॉर सेल था, या वाइड स्प्रेड ऑफ डिजीज था, या रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड प्रोसिक्यूशन था? तो इन चारों में से कुछ ना कुछ था। अब आपको सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। माइग्रेशन का रीजन जो उस टाइम पे रहा था वो पॉवर्टी एंड हंगर तो था, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या स्लेव्स फॉर सेल था? तो ये उस टाइम पे तो इतना सही नहीं है कि यूरोप से अमेरिका में जा रहे हैं स्लेव, क्योंकि यूरोप से अमेरिका में स्लेव नहीं जा रहे थे, अफ्रीका से आ रहे थे अमेरिका में स्लेव। तो इसलिए ये वाला पॉइंट तो गलत होगा। तो जिसमें फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो इससे आपका आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट आपका यहाँ पे सही है लेकिन सेकंड गलत है, तो ये हट जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं है तो ये हट जाएगा। तो आपका ऑप्शन बचा सी, क्योंकि यहाँ पे भी आपका सेकंड दे रखा है। और इसके अलावा वाइड स्प्रेड डिजीज, हाँ बिल्कुल हुई थी, और कन्फ्लिक्ट हुए थे एंड प्रोसिक्यूशन हुआ था रिलीजियस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है आपका द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ मार्वल्स। देखो बेटा, इसमें ना थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है। एक्चुअली में आपके यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका मार्को पोलो जो, सॉरी, ये इनमें से कोई भी ऐसा ऑथर नहीं है जो बुक ऑफ मार्वल्स का आपका ऑथर हो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो ये बुक ऑफ मार्वल्स जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी रुस्टी चैलो द पीसा करके एक पर्सन थे, उन्होंने लिखी थी। लेकिन उन्होंने किसकी बातों पे लिखी थी या किसके ऊपर आधारित लिखी थी? तो ये मार्को पोलो की लाइफ के ऊपर लिखी थी। तो इसलिए या तो ये क्वेश्चन गलत है, फ्रेमिंग गलत है, या तो ऑप्शंस गलत है। अगर वो इसका ऑथर पूछ रहे हैं तो ऑथर होना चाहिए रुस्टी चैलो द पीसा। रुस्टी चैलो द पीसा। तो या तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, ये टी है। हम्म, तो रुष्ट चैलो द पीसा करके, या तो ये ऑप्शन, मतलब अगर ये ऑथर पूछ रहा है तो ये आना चाहिए था इसका आंसर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं गिवन है। तो अगर ये पूछता कि किससे रिलेटेड है या ऐसा कुछ वर्ड पूछता, तो हम बिल्कुल बोल सकते थे कि ये मार्को पोलो है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, अब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसमें कोई सा भी गलत ऑप्शन भी टिक किया होगा ना, तो उसको भी फुल नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए आपको अटेम्प्ट तो करके आना है, अटेम्प्ट करके आओगे तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि इनमें से मतलब अज्यूम करना है कि आप अगर एक रिसर्च वर्क कर रहे हो 15th सेंचुरी प्रिंट कल्चर में, तो इनमें से कौन सी जो चीज है उसका वो एडवांटेज है रिसर्च का। अब रिसर्च का क्या क्या एडवांटेज होता है? तो इजियर हो जाता है रेयर स्क्रिप्ट को एक्सेस करना, रिड्यूस हो जाता है नीड ऑफ लाइब्रेरीज, या इंक्रीज हो जाता है एबिलिटी टू कॉपी द टेक्स्ट बाय हैंड,
ये इंक्रीज हो जाता है आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट। प्रिंट कल्चर से अगर सोचा जाए तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी कि एक बंदा लिख रहा था तो वो एक बुक लिखेगा 2-3 साल में या 2-3 महीनों में। ऐसे अगर आपका प्रिंट कल्चर होगा तो वो एक दिन में बहुत सारी होगी, तो स्पीड तो आपकी बढ़ेगी। तो इनमें से मोस्ट करेक्ट तो स्पीड ही है। इसके अलावा है एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट, कि हाँ अगर हाथ से लिखेंगे तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन मशीन से गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, फोर्थ। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें पूछा है इसने आपसे कि जो ये फॉरेस्ट है इनको आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के टर्म्स में लगाना है एरिया वाइज। तो इनमें से आप पहले इस वीडियो को ट्राई करो फिर करो। इसके लिए मैं आपकी शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है और मैंने आपकी लॉन्ग वीडियो में भी बताया था। लॉन्ग वीडियो में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट मैंने बना रखी है छोटी छोटी चैप्टर की, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो अगर आपको वो भी देखनी है, अगर आपको तो रिवीजन वर्क में आप वो भी देख सकते हो। अगर मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आपको मैं एक ये बता देती हूँ। देखो नॉर्मली जो मैं भी जो आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी वो तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए और बहुत कम टाइम में मैंने वो चैप्टर को कंक्लूड किया, और उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा नहीं है। सारे टॉपिक को कंसिडर करके बहुत जल्दी में मैंने समझा भी दिया है। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। इससे भी अगर आप करोगे ना तो इजीली आपका 3-4 दिन में ही आपका हो जाएगा कवर। 2 दिन में भी हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड। और 2 दिन में भी अगर आप स्पीड में देखोगे, एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे देख लो, दूसरी बार आप ट्वाइस पे देख लो या डेढ़ पे देख लो, इससे क्या होगा ना, आपको 2-3 बार भी अगर आप वीडियो देख के जा रहे हो ना, तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे पॉइंट्स। बट मेक श्योर ये करना कि एक बार आप जो पॉइंटर्स है उनके अपने हाथ से लिख लेना, ताकि आप एग्जाम टाइम में भूलो ना। क्योंकि सिर्फ सुनने से भी नहीं याद रहता, जब हम सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं तब हमें ज्यादा याद रहता है। सुनने के अलावा एक बार आप लिख लोगे अपने हाथ से तो वो ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेगा। चलो, आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पे। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एरिया में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपका रिजर्व है, फिर प्रोटेक्टेड है, फिर आपका अनक्लास्ड है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 2 3। ये बिल्कुल सीधे में ही लगे हुए हैं अपने एरिया वाइज, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। ठीक। फिर है नेक्स्ट आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ पे है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, क्या एमपी में है, राजस्थान, यूपी या महाराष्ट्र। तो ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका राजस्थान में है। फिर है आपका डैम के ऊपर क्वेश्चन आया है और इसमें रिवर है। इसके ऊपर भी मैंने ट्रिक्स बना रखी है, आप ट्रिक के थ्रू याद कर लो अगर आपको याद नहीं रहता। डैम के ऊपर दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये कि कौन सी रिवर पे है, और दूसरा ये कि कौन से स्टेट में है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हीराकुड। हीराकुड जो है मैंने आपको इसके ट्रिक बताई थी कि हीरा, हीरा जो होता है वो किसके पास होता है, वो महान लोगों के पास से होता है। तो हीरा किसके पास होता है, महान लोगों के पास। फिर है गांधी सागर। गांधी सागर जो है वो किसके कौन से रिवर पे बेस्ड है, तो वो है चंबल रिवर पे। ठीक है। अगर ये नहीं भी आता तो देखो एक और ट्रिक बता दूं, नागार्जुना सागर जो डैम है वो किस पे है। तो नागार्जुना सागर डैम जो है, देखो आपने वो स्टोरी देखी है बचपन में, कृष्ण जी ने नाग के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। तो वैसे याद रखना, नागार्जुना सागर जो था ये सागर के ऊपर, सागर के अंदर जो नाग था उसके ऊपर जो विजय प्राप्त की थी वो किसने की थी, कृष्ण जी ने। तो ये भी किसके कौन सी रिवर पे है, कृष्ण। फिर है आपकी कृष्णा रिवर पे। फिर है मेतुर, मेतुर वाला जो है वो किस पे, आपकी कावेरी पे। ठीक। हम्म, तो ये आपका ए का जो फोर ऑप्शन है वो आपका इन दोनों में है। ठीक। उसके बाद है बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 चंबल यहाँ पे है, ये भी सही है। फिर है सी का जो है वो क्या है, तो सी का मैंने आपको बता दिया कृष्णा, तो ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, अब इसने पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे आपके गोदावरी और कृष्णा का इशू चल रहा है। तो ये जो गोदावरी और कृष्णा का जो इशू चल रहा है वो कौन से स्टेट में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन से रिवर से, मतलब कौन से स्टेट से ये गुजर रहे हैं रिवर। जिस स्टेट से आपके रिवर गुजर रहे होंगे वहीं आपका इसका आंसर होगा। ठीक। तो अब ये आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो देखो, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्या कृष्णा और गोदावरी का है, तो नहीं, वहां पे इसका तो नहीं है, वहां पे किसी दूसरी रिवर का चलता है। तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया होगा तभी आप ये चीज कर पाओगे। फिर आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, क्या ये यहाँ पे है रिवर, सोचो, मैं क्यों बताऊं। ठीक। नेक्स्ट है आपका गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है क्या ये है आपका। इसके अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। इसका ऑप्शन यही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि इफ यू आर ट्रैवलिंग, इमेजिन करो कि आप ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में अटेंड करने के लिए एक वेडिंग, और जा रहे हो जनवरी में। ठीक। तो कौन सी क्रॉप को आप नोटिस करोगे ड्यूरिंग द जर्नी। तो देखो दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ जो है किसकी कैपिटल है, अगर आपको पता हो तो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल क्या है, आपकी चंडीगढ़। तो जरूर पंजाब और हरियाणा की बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जनवरी में जा रहे हैं आप पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा का नाम सुनते ही आपको याद आएगा कि वहां पर सबसे ज्यादा खेती जो होती है वो आपकी राइस और वीट की होती है। ठीक। अब आप जा कब रहे हो, जनवरी में जा रहे हो, तो जनवरी में कौन सी क्रॉप सीजन चल रहा होता है, रवि या खरीफ। उस टाइम पे जो चल रहा होता है वो रवि वाला सीजन चल रहा होता है। और रवि की क्रॉप कौन सी है, तो रवि की क्रॉप कौन सी है, आपकी वीट। ठीक। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वीट। तो आपको थोड़ा इससे टाइम से ड्यूरेशन से याद रखना चाहिए था कि हाँ आपको कौन सी क्रॉप दिख सकती है।
ठीक। और ये भी याद रखना, क्योंकि ठंडी में ही हमारी वीट होती है, क्योंकि हमारे जो वीट को पानी कम चाहिए होता है एज कम्पेयर आपकी राइस को। ठीक। चलो, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं असर्शन और रीजनिंग के। इसमें आपको क्या होता है, जब आपको एक स्टेटमेंट आप पढ़ लेते हो तो दूसरे स्टेटमेंट से आपको कैसे रिलेशन ढूंढना होता है। बीच में आप बिकॉज लगा दो, ठीक है, और हिंदी में क्योंकि लगा दो कि मिनरल्स जो है वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। बिल्कुल सही बोल रहा है, हर चीज में मिनरल है। बिकॉज ऑल लिविंग थिंग जो होती है नीड मिनरल्स, क्योंकि सारे ही लोगों को मिनरल्स चाहिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये दोनों एक दूसरे का रीजन भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट है आपका, हम्म, कि मिनरल्स पूछा है और इसमें पूछा है कि वो जो मिनरल्स है वो कहाँ पे है, मतलब उसकी मेजर माइंस जो है वो आपकी कहाँ पे है। ठीक। आपका आयरन ओर जो है आपका कहाँ पे है, सोचो। आयरन ओर जो है वो आपके चंद्रपुर में है। फिर है मीका। इसकी आप ट्रिक से याद रख सकते हो। मीका जो है जैसे मान लो एक लड़के को कोई पूछने आया कि अरे आपकी वाइफ कहाँ है, तो वो बोल रहे हैं अरे वो तो मायके गई, है ना, मायके गई। तो मीका गई, ठीक, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद है आपका बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है आपका ये आपका कहाँ पे होएगा, ये है मैकाला। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ पे है आपका, नहीं सॉरी, जो बॉक्साइट होगा ये आपका यहाँ पे होना चाहिए आई थिंक, सिंगरौली में। हम्म, बॉक्साइट जो है वो आपकी होनी चाहिए सिंगरौली। एक मिनट, जरा मैं चेक कर लूँ। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, मैं सही मार्क कर रही थी कि बॉक्साइट आपकी कहाँ पे है, मैकाला में ही है। और कोल जो है वो आपकी कहाँ पे है, सिंगरौली में है। तो इसके ऑप्शंस देख लो क्या करेक्ट है। ए का थर्ड ऑप्शन कहाँ पे है। और जरूरी भी नहीं है बेटा सारे ऑप्शन आपके, सारे ऑप्शंस आपको आने चाहिए। अगर इसमें से आपको दो तीन भी ऑप्शन आते हैं तो आपका एलिमिनेट हो जाता है। देखो, ए का थर्ड कहाँ है, तो आपका इन दोनों में है ए का थर्ड। बी का वन मायका से गई, ये वाला इसमें है। ठीक। इसके अलावा बचा आपका सी और ये, अगर इन दोनों में से एक भी पता है तो आपका हो जाएगा। तो कोल जो है वो सिंगरौली तो कंफर्म है, तो बॉक्साइट जो है वो आपका मैकाला में होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका ट्वेल्थ, कि बेल्जियम जो है उसने सॉल्व करी थी अपनी प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटिज्म बाय स्ट्रेंथिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को उसने स्ट्रेंथन करके सोचा था ऐसा। तो वो उसने ऐसा सोचा था, क्या यूनिटरी गवर्नमेंट को वो सोच के, फेडरल को, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, या पार्लियामेंट्री सिस्टम को। उसने जो किया था वो फेडरल सिस्टम करके जो था वो उसने ऐसा इसको सॉल्व किया था। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो जो आपको फेडरल वाला जो चैप्टर है, फेडरलिज्म और ये वाला, तो आपको थोड़ा सा मेजर आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है। कनाडा में कौन सा होता है, बोलिविया में कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा होता है, और स्पेन में कौन सा होता है। ठीक। इसने पूछा आपसे, करेक्टली मैच पूछा है कि कौन सा इनमें से बिल्कुल सही है। तो स्पेन जो है वो उसमें फेडरल सिस्टम होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। क्योंकि कनाडा में आपका यूनिटरी नहीं होता, वहां पे ही फेडरल होता है। मतलब यहाँ पे जरूर सारे जो ऑप्शंस है आपके गलत दे रखे हैं। ठीक। चलो, उसके बाद है आपका, कौन सा फॉलोइंग मेन कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, जो चूज द करेक्ट आंसर। लीडर्स, एक्टिव लीडर्स, तो मेन कंपोनेंट पूछे हैं कौन कौन होते हैं उस पार्टी के हमारे। तो मेन कंपोनेंट कौन कौन से है पॉलिटिकल पार्टी के, तो लीडर्स तो होते ही हैं पॉलिटिकल पार्टी में, एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं और कुछ फॉलोवर्स भी होते हैं। ये तीनों तो सही है। उसके बाद प्रेशर ग्रुप तो वो होते हैं ना, जो गवर्नमेंट में प्रेशर बनाने के लिए, कुछ अपनी बात मनवाने के लिए अपना काम करवाते हैं। प्रेशर ग्रुप तो आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए, तो इसलिए अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक। फिर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, इसमें पूछा था कि अमंग द जो भी फॉलोइंग कंट्रीज दे रखी है, इसमें से पहले तो ये जो डाटा दे रखा है वो है वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। इसमें बोल रखा है इनमें से जो कंट्री है, कौन सी जो कंट्री है उसका हाईएस्ट रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब इसमें देखो, अब आपको लगेगा कि हाईएस्ट रैंक मतलब 150 होना चाहिए, 130 होना चाहिए। हाईएस्ट रैंक मतलब जिसकी रैंक जितनी कम इनमें से वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। इसमें आपको मेन कंफ्यूजन जो होगी वो आपको इंडिया और पाकिस्तान में होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, इंडिया जो है वो है इसका ऑप्शन। जितनी कम रैंक वो उतना ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन। नेक्स्ट है आपका, एक्स लिव्स इन अ टाउन। अब एक ये केस स्टडी जैसा दे रखा है कि एक्स जो है वो टाउन में रहता है। ही कल्टिवेट फ्लावर्स अलोंग विद द ह्यूमन एनिमल हस्बेंड्री, कि वो फ्लावर्स को भी उगाता है एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ। ठीक है। तो जो वर्क जो है एक्स का, वो किसके सेक्टर में आना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या क्वाटरनरी। तो इसका ऑप्शन होगा आपका प्राइमरी। क्योंकि देख रहे हो ये सारे नेचर से ही रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उन्हीं से डिस्कस किया जा रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका प्राइमरी। अब ये काम देखो क्या चल रहा है, ये सिलाई जैसा कुछ काम है, वैसा कुछ हो रहा है। तो इसने पूछा है कि जो पिक्चर है वो कौन से सेक्टर के अंदर आएगी, प्राइमरी, क्वाटरनरी, सेकेंडरी, या टर्शरी। तो सोचो आपको क्या लग रहा है।
हम्म, अब इस पिक्चर में हमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि बन रही है ये, आई थिंक पैकेजिंग हो रही है इसकी, क्योंकि ये तो सिर्फ फोल्ड करते हुए दिख रहे हैं, मशीन में बनाते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। तो अब पैकेजिंग वाली जो काम आएगा वो तो आपका टर्शरी में आना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर ये देखो, अगर प्रॉपरली अगर आपको ये दिख रहा है कि वो सिल रहा है, तब तो आपका सेकेंडरी में आता। लेकिन वो पैकेजिंग हो रहा है और ये सब चीजें हो रही है, तो वो आपका टर्शरी में आएगा। हो सकता है कि आपको ढंग से पिक्चर क्लियर ना हो रही हो, थोड़ा ढंग से देख लेना इसे, अगर ऐसी कोई पिक्चर आती भी है कि हाँ क्या लग रहा है, ठीक, उसके बाद ही मार्क करना। चलो, नेक्स्ट है आपका कि जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स है उन मतलब जो नहीं देख सकते बच्चे, उनके लिए कौन सा क्वेश्चन, तो उनके लिए है कि द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर में, कौन सा आएगा। बी कीपर, बी मतलब जो मधुमक्खी रखते हैं और उनका ध्यान वगैरह रखते हैं, तो वो आएगा सेकेंडरी में, तो वो तो हमारा प्राइमरी में आता है क्योंकि वो तो नेचर से रिलेटेड है। मनी लेंडर, मनी लेंडर भी नहीं आने चाहिए आपके सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि वो भी आपका टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो बैंकिंग सर्विसेज एक तरह से दे रहा है, मिडिल मैन जैसे काम कर रहे हैं। फिशरमैन, ये तो आपका प्राइमरी सेक्टर है। इसके अलावा आपका बास्केट वीवर, हाँ तो ये कहीं ना कहीं बनाने का कुछ काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, वर्ड डज इट सीम डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स इन द रूरल एरियाज में, आपको ऐसा क्यों लग रहा है टू टेक लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक्स, कि डिफिकल्ट क्यों है फार्मर्स का लोन लेना रूरल एरियाज में फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। क्योंकि लैक ऑफ कोलेटरल, उनके पास कोलेटरल नहीं होता, ये है इसका रीजन। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, ये है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ये है। या लैक ऑफ अवेयरनेस, कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो गांव में अगर देखा जाए तो कोलेटरल नहीं होता, हाँ ये बात तो सच है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ये भी सही है कि भैया हाँ उनको नहीं समझ में आता। लेकिन हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो अलग से रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, बहुत सारी चीजें खुली है। थर्ड ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, तो अगर थर्ड हट गया तो आपका वन इसमें भी हट गया, इसमें भी हट गया और ये भी हट गया। तो आपका ऑप्शन बचा आपका यहाँ पे सी। ठीक। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन द अर्बन इंडिया डिपेंड्स ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। कौन ऐसा है अर्बन इंडिया में जो डिपेंड करता है इनफॉर्मल सोर्स के ऊपर अपने क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए। पुअर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड विद द फ्यू एसेट्स, या बोथ पुअर हाउस होल्ड एंड क्या बोलते हैं, पुअर हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विद द फ्यू एसेट्स, या बोथ वेल ऑफ हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स। इसने पूछा था आपसे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है अर्बन इंडिया में जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे करता है, तो पुअर हाउस होल्ड तो करता ही है, ये तो बिल्कुल सही बोला। दूसरा उसने बोला कि हाउस होल्ड विद द फ्यू एसेट्स, जिनके पास कम एसेट्स होते हैं, तो ये वाला भी सही है। तो ए और बी सही है, तो इसका मतलब आपका सी सही है कि दोनों ही सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें है आपका कि स्टेटमेंट वन पढ़ो और स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट वन क्या है आपका, रैपिड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी में आपकी बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, हैज बीन वन मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बढ़ती जा रही है। दिस दिस हैज मेड, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात भी है तो बिकॉज लगा दो, बिकॉज दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्योंकि ये इसकी वजह से डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है बहुत ज्यादा फास्टर हो गया अक्रॉस ऑल डिस्टेंस पॉसिबल एट अ लोअर कॉस्ट की वजह से। तो क्या ये आंसर मतलब पॉइंट जो है वो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। और इसने ये जो बोला है, तो हाँ बिकॉज लगाने के बाद भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, ए। तो यहाँ से आपके आपके जो वन वन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन है जो आपके टू टू मार्क्स के आएंगे। ठीक। एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स तो यहाँ पे देने ही हैं। हम्म। लेकिन मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स करा दूंगी, अगर पेपर में ये यही सेम क्वेश्चन अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप कर सकोगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन वाला। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन द राइज ऑफ द मॉडर्न नेशनलाइजेशन इन इंडिया। और हाँ हम करेंगे भी जो है वो दोनों क्वेश्चन करेंगे, और वाले भी करेंगे, ताकि आपको दोनों आने चाहिए ऑप्शन। पेपर में हो सकता है कि बिना ऑप्शन के साथ आए वो, इसलिए। ठीक। हम्म। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है आपको रोल ऑफ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, कॉलोनियल मतलब होता है जो गुलाम बनाया जा रहा था, उसका जो चल रहा था मूवमेंट इन द राइज ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, और राइज हो रहा था आपका मॉडर्न नेशनलिज्म। एंटी कॉलोनियल से कैसे, क्या रोल था उसका, जिसकी वजह से आपका मॉडर्न नेशनलाइजेशन जो था वो आपका हो रहा था। तो इसके आपके दो रोल लिखने हैं। तो क्या क्या होने चाहिए इसका आंसर, तो देखो, फर्स्ट अगर हम इसमें रीजन लिखे तो क्या है, पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनाइजर। लोगों को पता चल चुका था कि हाँ हमें कैसे क्या जो स्ट्रगल है वो हमें करना चाहिए। तो पीपल बिगन टू डिस्कवर देयर यूनिटी, उनको पता चल गया था कि मिलजुल कर जब हम रहेंगे तभी हम कॉलोनाइजेशन से स्ट्रगल कर सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए द शेयर ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड,
कि उनको जो दबाने की कोशिश की जा रही थी अंडर द कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड, कि लोग मिलजुल के रह रहे थे, दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर, कि बहुत सारे जो ग्रुप्स थे उनको टाई किया गया था। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ईच क्लास जो थी वो ये फील कर रही थी कि इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली, देयर एक्सपीरियंस ऑफ वर वेरिड। मतलब ये भी है कि हर जो क्लास है, जैसे हम मान लो अमीर लोगों को कॉलोनाइजेशन का अलग इम्पैक्ट पड़ा और गरीब लोगों को अलग पड़ा, तो वो इसने बोला कि हर क्लास जो थी या फिर जो ग्रुप जो है इसको जो कॉलोनाइजेशन का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो अलग अलग ही पड़ रहा है, एंड वेरिड फ्रॉम द नोशन ऑफ द फ्रीडम फॉर नॉट ऑलवेज द सेम, कि सबके लिए फ्रीडम का मतलब भी इसलिए सेम सेम नहीं था। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो हुआ था, जैसे कि आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट, उसने भी एक मेजर रोल प्ले किया था आपके राइज ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया में। अब इसके अलावा भी अगर कोई रिलेवेंट पॉइंट है तो वो भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं। मैंने आपको एक बता दिया क्वेश्चन का आइडिया कि देखो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक। हाँ। अभी 2 नंबर का आएगा तो आप इनमें से कोई सा भी 2 पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो, जिससे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Why did the Gandhiji say सत्याग्रह is the pure soul force, कि प्योर सोल फोर्स है वो, एक्सप्लेन बाय 2 आर्गुमेंट्स, कि 2 आर्गुमेंट्स के द्वारा ये चीज समझाई भी जाए। ठीक। इसके द्वारा अगर देखा जाए तो सत्याग्रह जो था वो एक प्योर सोल है, तो इसके पॉजिटिव जो आर्गुमेंट्स है वो क्या होंगे? क्योंकि सत्याग्रह इज प्योर सोल बिकॉज ट्रूथ इज वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, कि जो सच है वो बहुत जरूरी है, एंड दिस इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड द सत्याग्रह, कि सच के आधार पर ही सब कुछ चीजें हैं। जो सोल है वो इन्फॉर्म किया जाता है उसको विद द नॉलेज, सोल को हम इन्फॉर्म करते हैं नॉलेज के साथ। इन इट्स बर्न द फ्लेम ऑफ द लव, कि हाँ ये जो है हमारी जो फ्लेम है लव की वो उसको खत्म कर देती है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, कि हमें नॉन वायलेंस करना चाहिए, किसको मारना पीटना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सत्याग्रह इज नॉट द फिजिकल फोर्स, ये फिजिकल फोर्स नहीं है, माइंड से जो चीजें चलती हैं वो है। सत्याग्रह जो डज नॉट इन्फ्लिक्ट द पेन ऑन द एडवर्सिटीज, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। इन यूज ऑफ सत्याग्रह देर इज नो इल विल वट एवर। ठीक। तो इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो अपने एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्लेन करो 2 प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्लोबल इकोलॉजी, कि ग्लोबल इकोलॉजी के अगर 2 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको आपको समझाओ, अराइजिंग ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, कि अगर अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करोगे तो इसके क्या प्रॉब्लम्स है। हम्म। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा, ह्यूमन बीइंग जो है वो यूज करता है रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली, कि किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, एंड दिस वाज लेड टू द मेजर प्रॉब्लम, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। दिस हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा भी अगर देखा जाए इसमें ग्लोबल इकोलॉजी की बात की तो ओजोन जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका डिप्लीट हो रहा है। इसकी वजह से आपका एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो भी आपका बढ़ रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन जो है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक। इसके अलावा भी अगर आपको ग्लोबल इकोलॉजी के रिगार्डिंग कोई और पॉइंट मिलता है कि कैसे ये प्रॉब्लम बन रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम अपना। हम्म। 23rd क्वेश्चन क्या है आपका, सजेस्ट करने के लिए बोला है 2 तरीके टू रिमूव द जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी सॉरी, जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारे क्या 2 तरीके होने चाहिए। हम्म, तो इसके लिए 2 तरीके क्या होने चाहिए, अगर हमें जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना है तो हमें पहले जो लिटरेसी रेट है वुमेन्स के अंदर वो बढ़ाना चाहिए। हमें उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो ये जो पॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं ये लोग, उनमें भी हमें वुमेन की कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन जो है वो देनी चाहिए। इसके अलावा हमें इन्वेस्ट करवाना चाहिए एजुकेशन ऑफ गर्ल्स में, जैसे बहुत लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, अभी भी गांव के अंदर ये मेंटालिटी चलती है, तो हमें वो खत्म करना चाहिए अगर हमें जेंडर इनइक्वालिटी खत्म करनी है तो। और इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हो कि सोचो लड़कियों को 12th तक पढ़ा दिया जाता है लेकिन कॉलेज के लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, जस्ट बिकॉज कि हाँ उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ये चीजें हैं, तो बहुत लोग वो भी नहीं करा रहे होते हैं। और नेक्स्ट आपका कि लीगल प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए वुमेन्स को इन द एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है आप इनमें से कोई से भी 2 तरीके लिख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 तरीके बताओ, सॉरी ये तो हो गया। हाउ डिड द प्रोसेस ऑफ द लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदारवाद, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बहुत कंपलसरी चल रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दो। प्रोसेस जो है लिबरलाइजेशन का इनिशिएटेड इन इंडिया, कि वो जो है हमारे इंडिया में चल रहा है इन 1990s में, प्रमोट करता है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, एक्सप्लेन करो इसे। ठीक। हम्म, तो अब हमारा लिबरलाइजेशन जो है वो इनिशिएट जो हुआ था इंडिया में 1990 में, वो ग्लोबलाइजेशन को कैसे प्रमोट करता है, कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हटा दिए गए थे इसकी वजह से, तो वही है रिमूव कर दिए गए थे बहुत सारे बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखे थे 1990 से पहले, तो उसको हटा दिया गया था।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिसाइड दैट द कि टाइम हैड कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। कि जब लिबरलाइजेशन हो गया तो इससे कहीं न कहीं हमने अपनी मार्केट को ओपन कर दिया कि वो अब ग्लोब से लड़ सकते हैं। ग्लोब के जो कॉम्पिटिटर है, प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं न कहीं वर्ल्ड में एक हमारा ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड हुआ। सब लोग मिल-जुल कर आए। नेक्स्ट है आपका, इट वाज फैसिलिटेटेड द एमएनसीज ने एमएनसीज जो थी उनको फायदा पहुंचाया टू सेट अप देयर फैक्ट्रीज। कि एमएनसीज ने फैक्ट्रीज बनी इन इंडिया में एंड द इंडियन इकोनॉमी हैज इंटीग्रेटेड टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। फिर आपका नेक्स्ट है कि सेवरल स्टेप्स जो थे वो लिए गए टेकन टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कि बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए, जैसे कि एसईजेड्स वगैरह जो थे वो खोले गए। ठीक। और जो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे वो गुड्स कुड बी इंपोर्टेड, उनको इंपोर्ट किया गया एंड एक्सपोर्ट किया गया इजीली। एंड आल्सो द फॉरेन कंपनीज कुड सेट द फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। कि फॉरेन फैक्ट्रीज और ये सब चीजें जो है ग्लोबलाइजेशन जब लिबरलाइजेशन हो गया उसके बाद ये सब चीजें खोली गई। और ये एलपीजी पॉलिसी जो आई थी आपकी कब आई थी? तो 1991 में आई थी। ठीक है। तो आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक। हम्म। तो अब आप ये मत सोचना मैम 2 नंबर में इतना बड़ा आंसर, इनमें से अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको ज्यादा पॉइंट्स इसलिए करा रहा हूँ ताकि पेपर में अगर आपका ये 5 नंबर में भी आ गया तो एटलीस्ट यू हैव सम पॉइंट्स टू राइट डाउन। ठीक। चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हम्म, अब आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइबल जो हमारे ये हैं, ट्राइबल पीजेंट जो है इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कि जो ट्राइबल पीजेंट जो है वो इंटरप्रेटेड करता है वो मैसेज ऑफ द महात्मा गांधी का, उन्होंने मैसेज को इंटरप्रेटेड किया है। एंड आइडिया ऑफ जो स्वराज है वो भी दिया है एक अलग तरीके से। इस स्टेटमेंट को बताओ, समझाओ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होगा इसमें? ठीक। तो देखिए, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था वो सिटीज में हुआ था। और फिर आपका स्प्रेड हुआ था वो विलेजेस में। एंड ट्राइबल एरिया जो था फिर उसके अंदर गया, तो सबसे पहले सिटीज में हुआ, फिर विलेजेस में हुआ, और उसके बाद आपके ट्राइबल एरियाज में गया। सारे ही लोगों ने रिस्पॉन्ड किया टू कॉल फॉर द स्वराज, और सब लोगों ने अपना स्वराज बोला। तो मीनिंग जो थे वो सबके अलग अलग थे, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीनिंग। ट्राइबल पीजेंट जो है इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन गेट अनदर वे। कि जो ट्राइबल पीजेंट जो है उन्होंने इंटरप्रेटेड किया था मैसेज महात्मा गांधी का और आइडिया ऑफ स्वराज इस अलग तरीके से। ठीक। नेक्स्ट है आपका, इन द गुडम हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, जो हिल्स जो थी आंध्र प्रदेश की, जैसे कि एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो था वो स्प्रेड हुआ था आपके अर्ली 1920s में, नॉट अ फॉर्म ऑफ द स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। ठीक। तो ये भी आप इसका पॉइंट लिख सकते हो। इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स में, जैसे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया था, उससे प्रिवेंट हो गए थे पीपल फ्रॉम द एंटरिंग जो फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट में नहीं जा पा रहे थे टू ग्रेज करने के लिए देयर कैटल, और कलेक्ट करने के लिए कोई भी लकड़ी वकड़ी कलेक्ट करने के लिए नहीं जा पा रहे थे। इसकी वजह से भी क्या होता है, एनकरेज द हिल पीपल, कि हिल पीपल जो थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। नेक्स्ट है आपका, नॉट ओनली वर द देयर लाइवलीहुड्स इफेक्टेड बट दे फेल्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स बीइंग डिनाइड। कि उनका सिर्फ कमाने का खाने का जरिया ही नहीं, ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स जो थे जो उनके फर्स्ट के ऊपर थे वो भी उनसे छीन लिए गए थे। तो इनमें से कोई भी पॉइंट्स लिख देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख देना, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे डाल दूंगी ताकि आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर सको। ठीक है। चलो। और बाकी भी कुछ पॉइंट्स है जो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है। मैंने इतने सारे समझा दिए, बाकी ये जो पॉइंट्स है वो आप पढ़ लेना। ठीक है। रीड द स्टोरी ऑफ द रिंझा एंड, हाँ तो ये रिंझा की स्टोरी है और इसके ऊपर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस है। तो रिंझा जो थी वो लिव विद देयर फैमिली इन द स्मॉल विलेज, की वो स्मॉल विलेज में रहती थी एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द दीपू इन द असम। आउटस्कर्ट्स मतलब होता है गांव का जो किनारे वाला जो एरिया होता है उसको बोला जाता है। शी एंजॉय वॉचिंग हर फैमिली मेंबर्स क्लियरिंग द स्लैशिंग, तो उसने देखा कि जो उसके फैमिली मेंबर्स है वो क्लियर कर रहे हैं, स्लैश कर रहे हैं एंड बर्न कर रहे हैं एक पैच ऑफ लैंड फॉर द कल्टिवेशन। She often helps them in irrigating the fields with the water running. वो हमेशा हेल्प भी करती थी वाटर रनिंग में थ्रू द बैम्बू कैनाल एंड थ्रू द नियर बाय स्प्रिंग। शी लव्स द सराउंडिंग, उसको आसपास की जो जगह थी वो बहुत अच्छी लगती थी एंड वांट्स टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज शी कैन। बट दिस लिटिल गर्ल हैज नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उसको ये नहीं पता था कि जो सॉइल की फर्टिलिटी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड हर फैमिली सर्च फॉर द फ्रेश पैच ऑफ लैंड इन द टेक्स्ट सीजन। अब इसमें इसने पूछा, अब ये क्वेश्चन इसने बता दिया, इसने बोला व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग जो है रांझा की फैमिली कर रही थी और उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो वो अगर देखा जाए तो अगर आपने पढ़ा हो
आपको पता चलेगा कि स्लैश एंड बर्न जो टेक्निक है वो इसको यहाँ पे इस्तेमाल चल रहा था। और उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं कि हाँ, उसको पहले उसमें लैंड को क्लियर वगैरह किया जाता है और उसके बाद उसमें खेती की जाती है। इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे वैसे तो मैंने आंसर यहाँ पे भी लिख रखे हैं, आप यहाँ पे भी पढ़ के देख सकते हो। ठीक, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो थी वो करी जा रही थी। ठीक है। इसी का नाम जो है अब आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो आप। अगर इसमें क्या बोलते हैं आपका ये झूमिंग कल्टीवेशन जो है वो भी इसका अनदर नेम है। तो ये बहुत सारे नेम अलग अलग हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बता दिया कि हाँ, स्मॉल पैच ऑफ लैंड लैंड पे होता है और पुराने टूल्स वगैरह जो उन्हीं का इस्तेमाल होता है। फैमिली वाले जो लोग हैं वही खेती कर रहे थे, तो इस तरह के आप इसमें पॉइंट्स डाल सकते हो। ठीक। हम्म, बस तो इसमें तो बस दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे तो आपके हो ही जाएंगे इजीली। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर गुड। तो जो डेमोक्रेटिक है मतलब जो आपका लोकतंत्र है उसको अच्छा माना जाता है इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजंस आर मेड द स्टेक होल्डर्स इन द पॉलिटिकल पावर। हाँ, कि जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो लोकतंत्र है वो आपको अच्छा माना जाता है इन द, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सिटीजन जो होते हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उन्हें चुना है इन पॉलिटिकल पावर में। एक्सप्लेन करो अपने सुटेबल आर्ग्यूमेंट से इसी क्वेश्चन को। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल भी सही बोली है। ठीक, और 3 मार्क्स का तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए। तो हाँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंसिडर गुड माना जाता है क्योंकि जो पावर मिलती है वो पीपल जो है वो सोर्स है सारी पॉलिटिकल पावर का। पहला पार्ट ये हो गया। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी जो है, पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट के जो रूल है उससे वो चलते हैं। थर्ड है आपका डेमोक्रेसी एंश्योर द पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बोलता है डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटीज जो होती है लोग के हाथ में आती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है ना कि हम लोगों ने जिन्हें चुन रखा है, हमारे जो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारी बात ले जाके पार्लियामेंट में रखते हैं। तो यही एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रखते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी होता है हमारा, और डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है पीपल को। ऑल्दो ये डायरेक्टली पीपल को नहीं मिलती है बट इन द हैंड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव होता है विच वर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि डेमोक्रेसी जो होता है वो एनकरेज करता है पब्लिक डिबेट्स एंड ओपिनियंस को, कि हाँ, डिबेट्स और ओपिनियंस वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। दिस पब्लिक ओपिनियंस जो होते हैं आर यूज इन द पॉलिसी मेकिंग में, ये यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका इन डेमोक्रेसी में पीपल जो है कैन मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि गवर्नमेंट का अकाउंटेबल बनाया जाता है एंड इनफ स्कोप फॉर द इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी। और इसके अलावा भी दो पॉइंट है कि हाँ, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी जो है कॉन्फ्लिक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है सोशल ग्रुप्स के बीच में। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होती है, तो इलेक्टिव देती है गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से वो बनी हुई है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपके पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए। ठीक। अब आप बोलोगे इतने सारे पॉइंट मैंने फिर आपको बताऊंगी कि 3 मार्क्स का है तो आप कोई से भी इसमें रिलेवेंट 3 पॉइंट्स आपको लगते हैं तो आप लिख सकते हो, ताकि आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आने चाहिए। मैंने यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, आपको जो अच्छे लग रहे हैं जो इजी लग रहे हैं अब वो लिख सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट है जो रिलेवेंट है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नेक्स्ट है आपका 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करो द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। हम्म, तो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी में, क्योंकि जो दिखता है कि हाँ, डेमोक्रेसी मतलब ही हमारे माइंड में पॉलिटिकल पार्टीज आती है। नेक्स्ट है कि ये जो है हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन, कैसे क्या क्या पॉलिटिकली डिवाइड है हमारी सोसाइटी। इसके अलावा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कंटेक्स्ट करती हैं इलेक्शन, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं वो हमारी डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है आपका कि पार्टी जो होती है वो पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह जो है वो लेके आती है एंड प्रोग्राम्स वगैरह भी लेके आती हैं। ठीक। एंड द वोटर्स चूज दैम। हाँ, और फिर वोटर जो होता है उनमें से एक चुनते हैं। पार्टी जो है वो हमारे एक डिसिसिव रोल प्ले करती है लॉ बनाने के लिए। पार्टी फॉर्म होती है रन करती है हमारी गवर्नमेंट। पार्टी जो है वो प्ले करती है द रोल ऑफ अपोजिशन का भी रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपका पार्टी जो है वो अपना पब्लिक का ओपिनियन जो है वो भी डेवलप करती है। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके पार्टी से रिगार्डिंग है, आप इनमें से कोई भी 5 से 6 याद रख लो। अगर 5 नंबर में आएगा तो एटलीस्ट यू हैव सम पॉइंट्स। ठीक। चलो, इसके अलावा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन, सॉरी 28 का बी वाला जो है और वाला, ऑल दो पेपर में आपको इन दोनों में से एक ही करना है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों करके चलेंगे ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे क्वेश्चंस आते हो। व्हाई डिड द इंडिया अडॉप्ट द मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, एक्सप्लेन करो विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ठीक। हम्म, तो इंडिया में हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि जो पार्टी सिस्टम होता है इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, कि एक पार्टी सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी कंट्री ने चूज किया। ईच कंट्री डेवलप करती है एक पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस।
कि जो उसके सर्कमस्टांसेस की वजह से वो लेती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी पहले से ही वो कुछ ऐसा चल रहा था कि हम जब बने थे, हम आज़ाद हुए थे, तो ये सिस्टम अपने आप से ही हमारे यहाँ पे कंडीशंस की वजह से डेवलप हो गया। तो ये इंडिया ने अडॉप्ट किया मल्टी पार्टी सिस्टम ड्यू टू इट्स सोशल डाइवर्सिटी, क्योंकि देखोगे अगर आप इंडिया में, तो डाइवर्सिटी बहुत है और सोशल डाइवर्सिटी तो और ज़्यादा है। कितने अलग-अलग तरीके के आपको लोग दिख जाएँगे। नेक्स्ट है आपका कि इंडिया जो है वो वास्ट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है इसकी। सो इन लार्ज कंट्री डाइवर्सिटी इज नॉट ऑब्जर्व बाय द 2 और 3 पार्टीज के द्वारा ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। तो इसीलिए भी ये भी हमारा क्या है, इसका पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका कि पार्टी सिस्टम जो है अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, की मल्टी पार्टी सिस्टम से बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट दिखते हैं, ओपिनियंस दिखते हैं, जो हम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका 28 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन। डिफरेंस बताओ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में इंडियन इकोनॉमी में एग्जांपल्स के साथ। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है ये तो। ठीक है, चलो। तो हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में अगर आप टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहो तो आप बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में बनाया है, बट आपको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो। इन इंडिया में इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ओन द मोस्ट ऑफ द एसेट्स। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, इसमें जो होता है गवर्नमेंट जो होती है वो सारे एसेट्स अपने पास रखती है, वो उसकी ओनर होती है और वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर की देखो, तो ओनरशिप जो होती है एसेट्स वगैरह की, वो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका रेलवे, पोस्ट ऑफिस, जो है आपके एग्जाम्पल हैं पब्लिक सेक्टर के। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल दे दिए इसने पब्लिक सेक्टर के। हाँ, और टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो लिमिटेड है, टिस्को वगैरह और रिलायंस वगैरह जो है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये। हम्म। फिर आपका जो मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर का, वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। तो प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहती, वो वेलफेयर के बारे में भी सोचती है। गवर्नमेंट जो होती है रेस करती है, मतलब पैसा जो बनाती है या वो करती है, रेस करती है, तो द टैक्सेस वगैरह के थ्रू करती है। उनके पास टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट से मतलब लोगों से कलेक्ट कर पाती है, उनसे ही वो सारे बिजनेस कर रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो यूज कर रहे होते हैं वो अपना खुद का फंड जो उन्होंने कमाया है वो उसका यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है वो चार्जेस लेस फॉर देयर सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर जो है वो कम चार्ज करते हैं अपने सर्विसेज के लिए। वही प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो चार्जेस जो है वो ज्यादा तय करते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट है, उनको वेलफेयर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो इनसे आप 3 पॉइंट कोई भी लिख देना, अगर इससे अलावा भी आपको 3 पॉइंट लगते हैं तो वो लिख देना। ठीक है? हाँ, चलो करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है आपका 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में क्या है, एनालाइज करो द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेपोलियन कोड। नेपोलियन के कोड के बारे में पूछा है। इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द रैशनल एंड द एफिशिएंट, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो आपका रैशनल हो और आपका एफिशिएंट हो। ठीक, चलो देखें इसका आंसर क्या होगा आपका 30 का। एनालाइज अगर करा जाए नेपोलियन कोड का, तो वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में रैशनल है, थोड़ा समझदार कैसे था और एफिशिएंट कैसे है। सिविल कोड जो थे 1884 के, यूजुअली इनको सिविल कोड भी बोला जाता है और जनरली इनको नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। तो दोनों ही नाम याद रखना, पेपर में हो सकता है इस बार नेपोलियन कोड पूछ लिया है, पिछली अगली बार मतलब सिविल कोड पूछ ले इस साल। ठीक है, तो नाम भी क्लियर होना चाहिए। तो इट डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। तो उन्होंने बोलते थे जो बर्थ के बेसिस पे जो भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जो भी फायदे दिए गए हैं, प्रिविलेजेस मतलब कुछ फायदे, कुछ ऐसे प्रेफरेंस वगैरह दी गई है, तो वो आप सब कुछ हटा दो, डिड अवे हटा दो। ठीक है, ये हटा दिया था इसने। दूसरा इसने बोला था कि इक्वालिटी होगी बिफोर द लॉ, के लॉ के सामने सारे लोग क्या हैं, बराबर हैं। तीसरा इन्होंने बोला था सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट जो था वो भी सिक्योर किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि नेपोलियन कोड ने सिंप्लीफाई कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन, जो पूरा डिवीजन चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन का उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, जो पहले जो था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इन्होंने अबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम जो चल रहा था, एंड फ्री कर दिया था पीजेंट्स को फ्रॉम द सर्वडम एंड द मेनोरियल ड्यूज, जो उनको ड्यूज वगैरह देने पड़ते थे वो उनके ऊपर हटा दिया कि अब आपको ऐसे कोई कंपलसरी ड्यूज देने की जरूरत नहीं है। टाउन्स में अगर देखा जाए तो गिल्ड जो रिस्ट्रिक्शन जो था उसको हटा दिया गया था, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको और इम्प्रूव कर दिया गया। पीजेंट आर्टिसन वर्कर मैन जो थे या न्यू बिजनेसमैन जो थे, वो एक नई न्यू फाउंड जो फ्रीडम था वो ढूंढ पा रहे थे। ठीक, और लास्ट है आपका बिजनेसमैन एंड जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने रियलाइज किया था कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स, मेजर्स एंड द कॉमन नेशनल करेंसी जो थी वो फैसिलिटेट की गई थी मूवमेंट के द्वारा, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ये हो रहा था। अब आपको पेपर के लिए सारे याद नहीं रखने हैं, फिर से मैं बता रही हूँ आपको 2-4 पॉइंट, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे 1-2 पॉइंट ज्यादा याद रखना। एटलीस्ट मैं तो ये बोलूंगी आपको हर क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स तो पता होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स तो हो मतलब 5 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो सिर्फ सफल होते हैं क्वेश्चन कितनी बार तो।
कि 2 नंबर का अगले साल 5 नंबर में आ गया, इस साल का 3 नंबर का इस साल अगले साल 2 नंबर में आ गया, तो सफल हो रहे होते हैं ना जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो ये थे आपके आंसर। नेक्स्ट आपका क्या है, इसका बी पार्ट क्या है कि कैसे जो लिबरलाइजेशन है उसने अलाउ किया था नेशनल यूनिटी इन यूरोप, कि लिबरलिज्म की वजह से हमारी नेशनल यूनिटी कैसे आई यूरोप में इन द अर्ली डिकेड्स में, इन द 19th सेंचुरी में। हम्म, तो फॉर द न्यू, अगर मिडिल क्लास में अगर देखा जाए इन द 19th सेंचुरी यूरोप में, तो लिबरलिज्म जो था स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, कि लिबरलिज्म की वजह से स्टूड जो था वो फ्रीडम हुआ था इंडिविजुअल में। इट ऑल्सो स्टूड फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कि हाँ इसने बोल दिया था कि इक्वालिटी रहेगी सबके अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं लिबरेशन का एक पॉइंट है। पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए तो इसने जो कंसेप्ट जो है गवर्नमेंट का उसको एम्फोसाइज किया था, एम्फोसाइज किया था कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसर्न। नेक्स्ट है आपका कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसकी वजह से क्या हुआ था, जो लिबरलाइजेशन जो था हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, की उसकी वजह से जो ऑटोक्रेसी जो थी, जो राजा का ही सब कुछ अपना ही अपना मनमाना होता था, वो थोड़ा खत्म हो गया था। क्लेरिकल प्रिविलेजेस वगैरह जो था उसका भी एंड हो गया, जो उनको प्रिविलेजेस मिलती थी। एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो थी थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू, ये जो थी वो भी इसका एंड हो गया था। लिबरेशन हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ये सब। ठीक, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्फेयर में अगर देखा जाए तो लिबरलाइजेशन स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट, की लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि मार्केट को छोड़ दिया, वो एक इनविजिबल हैंड उसको रन कर रहा है। तो वही वाली बात है कि अबॉलिश हो गया स्टेट की जो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन वगैरह होते थे वो सब, और एक फ्री हैंड में छोड़ दिया गया। फॉर्मेशन जो था जुलवरिन जो था उसका फॉर्मेशन हुआ टू प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक की ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसको बैकबोन माना जाता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए। तो ये मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी करा रखा है, और यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन आ ही गया है। ठीक। हम्म, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हाँ हमारा बैकबोन है। कैसे है, क्योंकि इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्रीज ये जो मेजर की जाती है वो डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेसिस पे की जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हेल्प करता है मॉडर्नाइज करने में एग्रीकल्चर, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मॉडर्नाइज होगा। जॉब्स वगैरह जो है वो वाला प्रोवाइड करा रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट और जो पॉवर्टी है वो खत्म हो रहा होता है, उसको हम बोलते क्या है, इरेडिकेशन की खत्म हो जाता है। एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाता है। कंट्री जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देती है रॉ मटेरियल को इनटू द वाइड फिनिश गुड्स, जिसकी वजह से हाई वैल्यूज आती हैं। इसका एम यही होता है कि ब्रिंग डाउन कर देना और सारे रीजनल डिस्पैरिटीज वगैरह को स्टैब्लिश करना इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, मतलब एक दूसरे को वो कहीं ना कहीं पूरा कर रही है। जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इसमें ये लिखना है कि एग्रीकल्चर कैसे हेल्प कर रही है इंडस्ट्री सेक्टर की, और इंडस्ट्रियल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की कैसे हेल्प कर रही है। कि एग्रीकल्चर जो है वो नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, मतलब वो देख से अलग नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड, एक साथ बढ़ चलती है ये। ठीक है। वही है कि फर्स्ट पॉइंट वही एक्सक्लूसिव है एक दूसरे के लिए, सॉरी नॉट एक्सक्लूसिव है ईच अदर, मतलब अलग अलग काम नहीं करते, हैंड इन हैंड चल रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे कि एग्रो इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो मेजर बूस्ट है एग्रीकल्चर के लिए बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, मतलब वही है कि इंडस्ट्रीज जो है कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रही है इसको बूस्ट करने में। जैसे मान लो अगर कॉटन की इंडस्ट्री है, मतलब कपड़े जो बन रहे हैं आपके सूती कपड़े, तो कहीं ना कहीं कॉटन जो है वो आपका इंडस्ट्री वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो इसकी वजह से आपके कॉटन की क्लोथ्स बन रहे हैं। तो इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है रॉ मटेरियल के लिए आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के अंदर भी जो है बहुत सारी जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपके जो आजकल ट्रैक्टर बन रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है। तो इसके एग्जांपल्स और ये सब चीजें आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रॉ मटेरियल एंड प्रोवाइड करते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल द इरीगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट जो होती है और कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हैज नॉट बीन असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, बट ऑल्सो प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट, कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर देते हैं ये। इन प्रेजेंट डे ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में हमारी इंडस्ट्री जो है उसको ज़रूरत है एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होने की। दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। ठीक, तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट्स याद रख लो जो अब आपको इजी लगे, और अगर आपको खुद बनाना हो तो आप बिल्कुल बना सकते हो वहाँ पे। ठीक है, बट थोड़ा सा उसकी फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है, 5 तरीके बताने, बेस बताने फॉर असेसिंग द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। हम्म, तो हमारा अगर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को हम कैसे असेस कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि क्या इक्वालिटी आई है। अगर हमें ये चेक करना है कि क्या लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है, तो हम ये देखेंगे क्या इक्वालिटी आई है अमंग द सिटीजन्स के अंदर।
दूसरा, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, क्या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल दी जा रही है या नहीं दी जा रही, क्या क्वालिटी जो है डिसीजन मेकिंग की वो अच्छी हो रही है या नहीं, क्या इंप्रूव हो रहे हैं मेथड्स हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, क्या हमारे मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए कुछ स्कोप है या नहीं है, क्या हमारी जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है या नहीं, जो गवर्नमेंट है जो प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, जो हमारी ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस होनी चाहिए जो अकाउंटेबल हो, मतलब अगर सिटीजन उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन वोश्चन। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए टू द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स, बेस्ड ऑन द आइडियाज एंड द डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन की, आइडियाज पे बेस्ड होनी चाहिए डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के। इनमें से कोई भी रिलेवेंट पॉइंट आपको जो लग रहा है आप उनको लिख दो 5 पॉइंट्स का और उनको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका हम्म, कि एक्सप्लेन करो 5 वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी जो है उसकी 5 वैल्यूज क्या है। तो डेमोक्रेसी की 5 वैल्यू यही है कि इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब एक तरह से जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना उसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझा रखा है, जैसे कि चूज करना चाहिए लीडर्स को एंड पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डिग्निटी देनी चाहिए, फ्रीडम वगैरह होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं सिटीजन जो है उनको पास राइट्स होने चाहिए, उनका एग्जामिन डिसीजन मेकिंग लेने के लिए उनके पास ऑप्शन होना चाहिए, सोशल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, रिस्पॉन्सिव भी होने चाहिए, जरूरत को पूरा भी करे। इस तरह के आप इनमें से कोई पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 33 क्या है आपका कि रिसेंट एविडेंस पूछा है उसने, सजेस्ट दैट द ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर, की ओवर यूज कैसे हो रहा है हमारे ग्राउंड वाटर का, इस बिकम द सीरियस थ्रेट बन चुका है वो मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। इवेल्युएट करो इसको इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, की सस्टेनेबिलिटी पे कैसे क्या सवाल जो है वो पैदा होंगे या क्या क्या चीजें होंगी। तो सस्टेनेबिलिटी जो है उसका मतलब ये होता है टू द काइंड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें लेकिन हमारा जो एनवायरमेंट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इन शॉर्ट हमें पहले सस्टेनेबिलिटी की थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे डेवलपमेंट करनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि आपकी जो क्या बोलते हैं एनवायरमेंट है वो डेवलप भी रहे, मतलब उसको हार्म ना पहुंचे। फिर आपका अगर ग्राउंड वाटर का एग्जांपल दिया जाए तो ग्राउंड वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, जो रिप्लेनिश होता रहता है नेचर के द्वारा। लेकिन जो ओवर यूज हम कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, एक बहुत ज्यादा सीरियस थ्रेट है हमारे बहुत सारे पार्ट ऑफ कंट्री में, क्योंकि उसका रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी जो है वो हम पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पानी निकालते हैं या जो चीजें होती हैं उसकी वजह से भी हमारा जो ग्राउंड वाटर है बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है। एक्सेसिव यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर का फॉर द इरिगेशन एंड डिप्लीट होता है हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल। बहुत सारे जो लैक है हमारी इफेक्टिव पॉलिसीज वगैरह की कमी है, हमारे रेगुलेशंस कैन लेड टू द अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज, अनसस्टेनेबल हमारा ग्राउंड वाटर हो रहा है। 300 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें हमारे वाटर लेवल का डिक्लाइन हो गया है और 4 मीटर से भी ज्यादा पानी जा चुका है इन द पास्ट 20 ईयर्स में। तो अगर आपको डाटा याद रहता है तो आप ये पॉइंट लिखो, नहीं रहता तो इस आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये और लिख सकते हो कि 1/3 जो है हमारी कंट्री जो है वो यूज कर रही है ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। और ये भी एक डाटा वाला पॉइंट है कि 25 सालों में अगर देखा जाए 60% जो कंट्री है वुड बी डूइंग सेम इफ द प्रेजेंट वे टू द यूजिंग द रिसोर्स कंटिन्यू, अगर इसी तरीके से रहता रहा तो जो है अपना 60% जो है कंट्री का वो और ज्यादा हमारा रिसोर्स डिक्लाइन होगा। ग्राउंड वाटर जो यूज है वो पर्टिकुलरली जो फाउंड हो रहा है वो प्रोस्परस रीजन में जो है वहां पे ओवर यूज हो रहा है, जैसे कि आपका पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश। तो हमें क्या करना चाहिए, जुडिशियस यूज करना चाहिए अपने रिजर्व्स का, कंट्रोल करना चाहिए, डंपिंग ऑफ एक्सेसिव एंड टॉक्सिक वेस्ट भी नहीं डालना चाहिए लैंड का हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर। ठीक, तो इनमें से कोई भी रिलेवेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में डिफर, जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल्स के अलग अलग हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात बोली गई है, क्योंकि ईच वन ऑफ अस सीक्स द डिफरेंट थिंग्स इन आवर लाइफ, हर कोई जो है अलग अलग चीजें चाहता है लाइफ से। पीपल सीक दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर, हर किसी के डिजायर्स अलग है, चीजें अलग है, खुशी अलग है, गम अलग है, उस इस हिसाब से उनकी जरूरत भी अलग है। एट टाइम्स 2% आउट द ग्रुप ऑफ पर्सन मेक सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, कि 2% जो है वो ऐसे हो सकते हैं कि वो जो चाहते हैं वो बिल्कुल आपस में जो है वो कन्फ्लिक्ट करें उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती है मोर फ्रीडम अपॉर्चुनिटीज, और उसका ब्रदर जो हो सकता है एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और मतलब वो ये भी चाहती है कि हाँ उसका भाई जो है हाउस होल्ड होर में भी, हाउस होल्ड जो काम है घर के कामों में भी हेल्प करे। वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन इज नॉट मे द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वांट मोर डैम्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा तो उनके लिए वो डेवलपमेंट वर्क नहीं है। ठीक, चलो अब आपकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं 34 से।
इसमें तो बहुत अच्छा है आजकल के बच्चों के लिए कि हाँ, ये है आपके स्कोर बूस्टर वाले होते हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ के आंसर दे सकते हो। बट आपको थोड़ा-सा ध्यान लगा के पढ़ना है कि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो इसके लिए ना सबसे पहले जब ऐसे 2 पैराग्राफ आए ना, तो आप पहले पैराग्राफ पे मत जंप करो। आप सबसे पहले क्वेश्चंस एक बार रीड कर लो, ताकि जब आप पढ़ रहे होगे ना पैराग्राफ, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि वर्ड कहाँ पे कौन-सा लाइक किया है, जिस जहाँ जिसके अराउंड हमें ढूँढना है। जैसे कि इसने क्या पूछा आपसे, सेंसर पूछा है। इसके अलावा व्हाई डिड द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों एक चेक बना के रखा, कीप एन आई ऑन द बुक्स एंड न्यूज़पेपर के ऊपर वो क्यों रखते थे? और व्हाई डिड द गांधी जी स्टार्ट द नेशन वाइड सत्याग्रह, उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था अगेंस्ट द रोलेट एक्ट? 2 रीज़न बताओ। इसमें क्या था, पावर ऑफ द प्रिंटेड वर्ड जो है इज मोस्ट ऑफ्टन सीन इन द वे गवर्नमेंट सीक टू रेगुलेट एंड सप्रेस द प्रिंट। द कॉलोनियल गवर्नमेंट कीप्स कंटिन्यू ट्रैक ऑफ ऑल बुक्स। जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो एक ट्रैक रखती है, कंटिन्यू ट्रैक रखती है सारे ही बुक्स का और सारे ही न्यूज़पेपर का जो पब्लिश हुआ है इन इंडिया में। पास न्यूमरस लॉज टू कंट्रोल द प्रेस। ठीक। हाँ। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंडर द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स के तहत न्यूज़पेपर हैड टू फर्निश द सिक्योरिटीज को फर्निश करने की जरूरत है। ऑफ दीज 18 शट डाउन रेदर देन द कंप्लाई विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। 18 जो थे उसमें से शट डाउन भी हो गए थे। द सेडिशन कमेटी की जो रिपोर्ट जो थी अंडर द रोलेट एक्ट इन 1919, फर्दर उसने स्ट्रेंथन किया था कंट्रोल एंड दैट लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बढ़ गई थी ऑन द वेरियस न्यूज़पेपर पे। एट द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो पास हो गया था और उसकी वजह से अलाउ हुआ था सेंसरिंग ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ वॉर रिलेटेड टॉपिक्स। सेंसर मतलब बेसिकली हमारा ना रोकना होता है। ठीक है। न्यूज़पेपर को छपने से या चीज़ों को छपने से रोकना। All reports about the Quit India movement came under its purview, and in August 1942 about the 90 न्यूज़पेपर जो थे वो आपके सप्रेस हो चुके थे। ठीक। इनके आपको आंसर्स देने हैं। इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये देखो। बाकी आप इसमें से भी आपको कुछ कुछ वर्ड्स के तो दिख ही रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सेंसर मतलब वही होता है, एक नज़र बना के रखना, रोकना। तो ट्रैक बना के रखना ऑल बुक्स या जो न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था? हम्म, कि क्यों जो हमारे कॉलोनी जो ये थी वो एक नज़र बना के क्यों रखते थे इनके ऊपर। तो इसका रीज़न भी यही है क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते थे पब्लिकेशन ऑफ बुक्स को, न्यूज़पेपर को, जो क्रिटिकल थे गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए। एक मिनट, सॉरी। ये तो इसी का सेंसर का ही, आप चाहे तो ये नॉर्मल पॉइंट्स लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर इनमें से है क्योंकि वो क्यों ऐसा मतलब उसके ऊपर एक नजर रखना। आई मतलब यहाँ पे कीप एन आई मतलब होता है सुपरविजन करके रखना, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स और न्यूज़पेपर जो थे वो क्रिटिकल थे ब्रिटिश के मिस रूल्स के लिए। उनके बारे में मतलब आलोचना कर रखी थी, उनके बारे में रियलिटी बता दी थी लोगों की, तो इसलिए उसके ऊपर नजर रखना चाहते थे। एंड एनकरेज नेशनल एक्टिविटीज जो थे वो बढ़ रहे थे, तो उनको नहीं चाहिए था कि हाँ इससे जो मूवमेंट्स है वो बढ़े। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो एग्जैक्टिवली नेशनलिस्ट था। हम्म, वो भी हमारे नेशनलिस्ट को दबाने के लिए और चीजें करने के लिए यूज किया गया था। कोलियन गवर्नमेंट जो थी वो एक नजर बना के रखती थी क्योंकि वो चाहती थी उसको सप्रेस करना, दबाना, प्रिंट एंड पास करना चाहती थी बहुत सारे लॉज वगैरह, ताकि वो कंट्रोल कर ले प्रेस को। उनकी जो बुक्स वगैरह जो थी वो सेंस ऑफ यूटिलिटी अमंग द इंडियंस थी। इनमें से आपको इतने सारे नहीं लिखने हैं, आपको बेसिकली जो भी एक पॉइंट सही लग रहा है टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उसे उसको यहाँ पे लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्यों जो गांधी जी जो थे उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो था उसकी वजह से गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर दे दी थी टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो ये रॉलेट एक्ट में क्या था, ये बोल दिया गया था कि किसी को भी, रॉलेट एक्ट अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ, कि किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट ये चेकिंग कि हाँ वो जो है उन्होंने ये कुछ गलत काम किया या नहीं। तब तक मतलब हमारे कोर्ट में क्या होता है कि एटलीस्ट प्रूफ तो होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। विदाउट ट्रायल किसी को भी कोर्ट में मतलब जेल में उठा के डाला जा सकता है, ये सिर्फ शक के बिना पे कि हाँ ये बंदा जो है नेशनलिस्ट एक्टिविटी कर रहा है या इस बेसिस पे। इसीलिए ये चीज तो गलत थी। तो ये था, इसकी वजह से जो हमारे गांधी जी जो थे उन्होंने वही बोला कि एक तरह से एनॉर्मस पावर जो थी वो दे दी गई थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने। इसीलिए ये चीज सही नहीं थी, इसलिए गांधी जी ने इसके लिए नेशनल वाइड सत्याग्रह चलाया। एक्ट ने अलाउड कर दिया डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स, के 2 साल तक बिना कोई ट्रायल चलाए भी उसको जेल में रख सकते थे। ठीक, वही वाले पॉइंट मैंने बोला वही है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इन द ब्राजील। इसमें आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चंस देखने हैं और फिर आपको आंसर्स पढ़ने हैं। एक एक नहीं, एक मिनट पहले हम क्वेश्चंस देख लें। हाँ। एक्सप्लेन करो, आपको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब बताना है। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, जो अलग अलग हम पावर बोलते हैं, गिवन एग्जांपल डिफाइंस विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर जो होती है वो कौन सा टाइप की गवर्नमेंट है। हो सकता है बच्चों को बिना क्वेश्चन मतलब ऊपर पढ़े पैराग्राफ आता हो, वो भी डाल सकते हो।
इसके अलावा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम जो इंडिया सिस्टम इन इंडिया विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अब ब्राजील से भी सिमिलर है। कौन सा सिस्टम ऑफ ये है? इसके आंसर तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऑल्दो फिर भी चलो हम आपके लिए एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे कि क्या है। सिटी जो थी कॉल्ड द पोर्टो एल्गी, एल्ग्री एल्ग्री है ये, हाँ, इन ब्राजील वाज कैरिड आउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इन कंबाइनिंग द डिसेंट्रलाइजेशन को कंबाइन कर दिया विद द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि ऊपर वाले जो मतलब जो केंद्र जो होता है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को ही पावर दे दी। जरूरी नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट हर जगह हो, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब ऊपर से नीचे पावर हमने दे दी कुछ पावर्स, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है सारी पावर खुद रखना। जैसे आपके घर में अगर मान लो आपके फादर हैं, अगर सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में रखी है कि क्या बनेगा, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या हर चीज अगर उनसे पूछ के, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रलाइज पावर। लेकिन अगर उन्होंने कुछ पावर्स आपको या आपकी मम्मा को भी दे रखी हैं, तो वो हम क्या बोलेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है, वैसा ही। तो दिस city has the setup of the parallel organization operating alongside the municipal council। किन्हीं के साथ एक municipal council भी चल रही थी, enabling the local inhabited to take the real decision for their society, कि वो ताकि रियल डिसीजन ले सके। तो इस इन केस में हमें इससे पता चल रहा है कि हाँ एक लोकल सिस्टम भी था इनके यहाँ। नियर बाय 13 लाख जो पीपल जो थे इन द सिटीज में, वो गेट टू द पार्टिसिपेटिव इन मेकिंग द बजट फॉर देयर ओन सिटी। कि कहीं ना कहीं जो नियरली जो 13 लाख पीपल जो थे सिटी में गेट टू पार्टिसिपेट कर सकते थे वो मेकिंग अ बजट में फॉर देयर ओन सिटी के लिए। सिटी जो थी वो डिवाइडेड थी इनटू द मैनी सेक्टर और व्हाट वी कॉल द वर्ड्स। इस सेक्टर जो था उनकी मीटिंग होती थी लाइक दैट द ग्राम सभा के जैसे, इन विच एनीवन जो था वो लिव इन दैट एरिया एंड कैन पार्टिसिपेट। जो भी उनके एरिया में रहता था वो पार्टिसिपेट कर सकता था। देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इशू दैट इफेक्ट द एंटायर सिटी, के कुछ ऐसे इश्यूज वगैरह थे जो पूरे एंटायर सिटी को इफेक्ट कर रहे थे। एनी सिटीजन जो था सिटीज का कैन पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग्स। कोई भी उनके इलाका का जो सिटीजन था वो पार्टिसिपेट कर सकता था उस मीटिंग में। दिस बजट ऑफ द सिटीज डिस्कस इन दिस मीटिंग, द प्रपोजल आर पुट टू द म्युनिसिपैलिटी दैट टेक्स अ फाइनल डिसीजन अबाउट इट। ठीक, ये प्रपोजल जो था म्युनिसिपैलिटी के लिए उसमें फाइनल डिसीजन लिया जा सकता था। ठीक है, और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी से आपको क्या लगता है? इसका मतलब देखो पार्टिसिपेशन वर्ड क्या है कि उसमें लोगों की भागीदारी हो। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी मतलब वही है कि भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी आप फैसला लेने वाले हो उसमें आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपका सेपरेशन ऑफ पावर जो थी वो इन कंटेक्स्ट किसका एग्जांपल दिया गया था? तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर में जो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया गया था। फिर आपका कि ब्राजील में भी जो चलता है ये कैस मतलब उसका जो एग्जांपल उसने बोला था कि सिमिलर है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जहाँ हमारे यहाँ पे जो चलता है, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी चलती है। ठीक है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी चलता है। पंचायती राज गांव वाले इलाके में और म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर वाले इलाके में। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो बिग सिटीज में होता है और जो म्यूनिसिपैलिटी होता है वो स्मॉल सिटीज के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे भी याद रख सकते हो दिल्ली में क्या बोला था, एमसीडी, एमसीडी, है ना, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ऐसा होता है। तो ये इसलिए बड़े नगरों में होता है या बड़े शहरों में होता है, और ये जो होता है स्मॉल सिटीज में होता है म्यूनिसिपैलिटी। ठीक, इसके अलावा भी आप कुछ रिलेवेंट पॉइंट इसमें से डाल सकते हो, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए। जैसे अभी एक ये है, एक ये भी देख लो कि लोकल बॉडी ऑल जो बॉडीज जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इलेक्टेड बाय द पीपल, तो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है। ग्राम सभा जो होता है हमारे ग्राम पंचायत में वो पीपल होते हैं जो उस एरिया में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट और मीनिंग बेटा ये वैसे भी याद रखो क्योंकि ये तो अभी तो चलो ये पैराग्राफ से देख के आए, लेकिन ये आपकी बुक का सिलेबस का ही पार्ट है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब डायरेक्टली भी वो आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि अ, वो ऐसे ही दे आपको क्वेश्चन, मतलब इस पैराग्राफ के फॉर्म में पूछे। वो 1-2 नंबर में बना भी सकता है, तो मीनिंग भी क्लियर रखना। ठीक है, चलो उसके अलावा है आपका लोन फ्रॉम द कॉपरेटिव्स, के कॉपरेटिव से क्या क्या लोन कैसे है मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, क्वेश्चंस क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है कम अंडर द विच सोर्स ऑफ क्रेडिट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो किस तरह के क्रेडिट के सोर्स पे जाती है। दो तरीके बताने हैं सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए दो सोर्स क्या है। ठीक, इसके अलावा एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंक्रीजिंग द इनकम, इनकम को वो करने के लिए हमारा किसका कितना है। ठीक, तो बस अब हमारा ये पता चल गया कि हाँ क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, तो हम जब पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा आइडिया रहेगा। तो बिसाइड बैंक्स, बैंक्स के अलावा विद अदर मेजर जो सोर्स है हमारे चीप क्रेडिट का इन द रूरल एरियाज में वो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही हैं। मेंबर्स जो है कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज वगैरह के, और फॉर कॉपरेशन के द सर्टेन एरियाज में, तो देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव चलते हैं। जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव चलते हैं हमारे यहाँ, वीवर कोऑपरेटिव चलते हैं, इंडस्ट्रियल वीवर वर्कर्स चलते हैं, एंड कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस चलते हैं। नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द सोनपुर, ये सब जो थे ये बहुत ज्यादा जो कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन जो थे एक विलेज में वो बहुत ज्यादा दूर नहीं थे सोनपुर से।
उसमें 2300 फार्मर्स जो थे एज मेंबर्स थे। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, उसने एक्सेप्ट भी कर रखे थे डिपॉजिट वगैरह मेंबर से, विद दिस डिपॉजिट्स के साथ एज कोलेटरल, और इस डिपॉजिट को एज कोलेटरल की तरह माना जा रहा था कि गिरवी रख दिया जाए। द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक, उन्होंने बहुत बड़ा लोन लिया था बैंक से। These funds are used to provide the loans to members, हाँ, और ये फंड जो था वो यूज किया जाता था लोन देने के लिए मेंबर्स को। वंस दिस लोन्स जब रीपे कर जाता है, अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस, एक बार दे वापस मिल जाएगा तभी उनको वापस दिया जाएगा। कृषि कॉपरेटिव्स जो प्रोवाइड जो कर रहे थे लोन वगैरह फॉर द परचेज ऑफ द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, या लोन वगैरह फॉर कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए, फिशरी लोन्स वगैरह ये सब जो दिए जा रहे थे, ये वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस थे। अगर देखा जाए तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर एक तरह का बैंक वाला सिस्टम चल रहा था, तो इसने यही पूछा था कि कौन सा सोर्स ऑफ क्रेडिट है, तो हम इसे बोलेंगे एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। ठीक है। तो इसमें बताया था दो सोर्स ऑफ कैपिटल जो थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो क्या थे। तो एक तो डिपॉजिट्स थे जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि हाँ डिपॉजिट्स हो रहे थे, एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। ठीक। और इसके साथ साथ वो कोलेटरल की तरह भी उसे रख रहे थे, तो यहाँ पे हमारा कोलेटरल वर्ड भी हमने पढ़ा था। हम्म, ये। ठीक। तो विद द डिपॉजिट एज अ कोलेटरल द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑब्टेन द लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक्स। इसके अलावा एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि रोल ऑफ कॉपरेटिव्स क्या होता है इनकम बढ़ने के लिए। तो वही है कि वो जो है वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट पे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है और उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, और इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट भी मिलता रहता है उन्हें डिपॉजिट्स के ऊपर, तो इसकी वजह से भी उनकी एक स्मॉल सेविंग की जो हैबिट है वो प्रमोट होती है। ठीक। बस। लास्ट है आपका यहाँ पे 37 क्वेश्चन, ये जो आपका मैप बेस्ड है। तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो चुका है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सारा ही रिलेवेंट था, 1 घंटे में आपका हो भी गया है। ठीक है। चलो अब देखते हैं आपका कि मैप बेस्ड में क्या है। सबसे पहले है आपका दो प्लेसेस ए एंड बी जो है वो मार्क कर रखा है आपके पॉलिटिकल ये मैप में, इंडिया के। आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ ए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हाँ तो ये थोड़ा सा हमें सैम्पल पेपर डिस्कस करना चाहिए, कहाँ पे है ये। सॉरी सैम्पल पेपर नहीं है, लास्ट ईयर का पेपर है ये। हाँ। इसमें होता है कि कौन सा सेशन है हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1920 में ये हुआ था। तो ये आपका कौन सा सेशन है आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा है, देखो ए और बी मार्क कर रखा है। हम्म, हम्म, ए, और ये है आपका बी। हाँ तो जो सेशन हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। ए जो है ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी कौन सा इलाका था। 920 का सेशन वैसे भी याद रखना, नागपुर है वो। ठीक है। कौन सा है वो, नागपुर। ठीक। बी कौन सा पूछा था उसने, कि द प्लेस वेयर द गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च, की कहाँ से उन्होंने अपनी दांडी मार्च स्टार्ट की थी। तो साबरमती से वो दांडी गए थे ना। ठीक। तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से की थी, साबरमती से। तो ये भी आपको मैप में मार्क करना है बी वाली जगह पे। अब जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए भी क्या क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 920 का वो हुआ कहाँ था। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो नागपुर में हुआ था। और वैसे 920 में ना दो सेशन हुए थे, एक स्पेशल सेशन हुआ था और एक नॉर्मल सेशन हुआ था जो ईयरली होता है। तो इसलिए नागपुर बोला जाता है और एक कोलकाता बोला जाता है। तो इसने पूछा था दांडी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो भी आपको बता दिया मैंने, साबरमती से। ठीक। हम्म। फिर है आपका ये ए और बी, ये 2 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा आपका है अटेम्प्ट बी क्वेश्चन आपका ये है कि अटेम्प्ट करने हैं आपको इनमें से 3 क्वेश्चन। इसने पहले पूछा था कि जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो जूट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो हमारा कौन सा है। हम्म, हम्म, इसमें आपके मार्क नहीं किए, इसमें आपके मार्क कर रखे हैं देखो। जूट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन सा है, वो आपका है ये पश्चिम बंगाल आपका। ठीक। बंगाल, वो वेस्ट बंगाल बोल सकते हो। तो बेटा आपको लिखना भी ऐसा ही, देखो 37 का ये दे रखा है जो ऑप्शन। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने मैप लगा दिया, क्वेश्चन नंबर लिख देना है क्वेश्चन नंबर का। तो 37 का बी का फर्स्ट है, तो यहाँ पे भी लिखा है बी का फर्स्ट। ठीक। बी का फर्स्ट। हाँ बी का फर्स्ट दिया ना, तो ये वाली चीज। फिर उसने आपसे पूछा है कि जो अटोमिक पावर प्लांट है आपका गुजरात में वो कैसा है, तो इसको आपको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। गुजरात में जो है वो अटोमिक पावर जो चलती है वो कैसे चलती है, मतलब उनके यहाँ के जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, खाखड़ा जल नहीं, फाफड़ा जलेबी। तो इसका फाफड़ा से ही खाखरा नाम है, तो खाखरा पारा। ठीक है। अगर किसी ने भी जेठालाल को देखा हो तो वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि हाँ खाखरा पार वो गुजरात का है, ऐसा। ठीक। तो इसका भी ऐसे लिखना है 37 का, 37 बी का सेकंड वाला पार्ट, तो खाखरा पाव। ठीक। फिर है आपका नेम द प्लेस वेयर द आयरन एंड स्टील जो प्लांट है वो लोकेटेड है, ये झारखंड में। तो बोकारो और जमशेदपुर ये आपका झारखंड में ही है। आप यहाँ पे लिख सकते हो झारखंड। ये बिहार है, बस इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया कहाँ पे है। तो ये बिहार है और ये वाला जो है ये आपका पूरा झारखंड है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा झारखंड है। तो ये हमने ऊपर मार्क किया है बोकारो। ठीक।
नेक्स्ट है आपका, नेम द प्लेस वेयर द श्री गुरु रामदास जी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है। तो श्री गुरु रामदास जी जो एयरपोर्ट है वो आपका है अमृतसर के अंदर। तो यहाँ पे भी आप मार्क करोगे अमृतसर, अमृतसर ये वाला। श्री गुरु जो ये रामदास जी है, जो इनका नाम जो है वो चेंज भी हो चुका है, राजा सांसी एयरपोर्ट भी बहुत बोला जाता है। तो वो कहाँ पे है आपका, कहाँ पे है जल्दी बोलो, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है आपका, पंजाब में। ठीक, बस हो गए आपके ये क्वेश्चन। और अगर जो बच्चे देख नहीं सकते तो उनके लिए बस नाम पूछा था, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो नाम है वो दे सकते हो। जूट का पूछा था, वेस्ट बंगाल एटॉमिक पावर प्लांट गुजरात में खाखरा पार। आयरन एंड स्टील बोकारो जमशेदपुर। और श्री गुरु रामदास जी अमृतसर। ठीक, इसी के साथ आपका जो ये सेशन है वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना, कमेंट करना, अपना स्कोर भी लिखना एमसीक्यू वगैरह के, और ये भी बताना कि आपने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की या नहीं करी। अगर आपको टफ लग रहा है वो भी कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप ये रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसके आपकी फुल वीडियोस भी बना रखी है, आप लाइव सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, या आप कोर्स सेक्शन जो है हमारे चैनल का उस पर भी जा सकते हो। ठीक है, आपका चैनल ही है, आप कोर्स सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश मीडियम में, अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक।